तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर रखा है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दोनों केसेस जैसे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमें पढ़ना है इसका लास्ट पोर्शन, ये चैप्टर का लास्ट पोर्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, और उसके अंदर भी स्पेशली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है। हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी, और एक होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक होती है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज यानी कैसी प्रॉपर्टी? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज which depends upon which depends upon nature of solute, nature of solute present in present in solution। ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है सॉल्यूट की नेचर के ऊपर। सर ये क्या है, देखिए समझिए। तो जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट को मिलाते हैं, तब जाकर सॉल्यूशन बनता है। अब जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सॉल्यूट है उसके नेचर के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉपर्टी डिफाइन की जाए तो उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा सर, नेचर क्या होता है? तो नेचर ऑफ सॉल्यूट मीन्स, नेचर ऑफ सॉल्यूट मीन्स जैसे साइज हो गया, सॉल्यूट की साइज क्या है, सॉल्यूट का शेप क्या है, या फिर सॉल्यूट का इलेक्ट्रिक, सॉल्यूट चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज है या फिर वो न्यूट्रल है। ये सारी की सारी चीजें अगर देखी जाए और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को डिफाइन किया जाए तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं, चलिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है ये पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर का वेट करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ रखे हो तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो अंदर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उस पर रहने वाले चार्ज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वैसे ही हम बात करते हैं सेकंड नंबर, डेंसिटी। डेंसिटी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है क्योंकि वो भी डिपेंड करती है कि साइज कितनी है, जो सल्यूट अंदर डिसोल्व किया गया है वो साइज में कितना है, छोटा है या बड़ा है। अगर साइज ज़्यादा बड़ी होगी तो डेंसिटी ज़्यादा आएगी, ठीक है, या अगर साइज कम होगी तो डेंसिटी कम आएगी। तो ये बहुत हायर लेवल हो जाएगा। हमें याद रखना है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सल्यूट के साइज, सल्यूट के शेप, या फिर सल्यूट के ऊपर रहने वाले चार्ज, या फिर सल्यूट के नेचर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट की जाए, उसका नेचर देखकर हम सॉल्यूशन को डिफाइन करें तो हम बोले कि ये सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है। अब पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, property which depends upon only on the amount or number of solute particles। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करे, नॉट एंड नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर।
ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के अमाउंट पर, यानी कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इस पर डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर पर, यानी उसकी साइज क्या है, शेप क्या है, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जो हमारे सिलेबस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो आज का वीडियो लेक्चर है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं RLVP। सही है। सेकंड हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड देन हम पढ़ेंगे फोर्थ नंबर पर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमारे सिलेबस में है, हमें पढ़ना है। और ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, ना कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कैसे हैं, इस पर डिपेंड करना। ठीक है। तो नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ नंबर पर डिपेंड करेगी सॉल्यूट पार्टिकल्स के, तो हम उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। चलिए, तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से आज हम पढ़ेंगे फटाफट से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, चलिए समझते हैं। पहले तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझते हैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए, तो देखिए, हम लेते हैं एक प्योर सॉल्वेंट। मान लीजिए डब्बा है, इसके अंदर सॉल्यूट, इसके अंदर हमारा एक प्योर सॉल्वेंट भरा पड़ा है। अब ये जो सॉल्वेंट है, हमें पता है कि सॉल्वेंट क्या होगा। अगर किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी प्योर सॉल्वेंट को रखा जाए और अगर वो वोलेटाइल है तो वो उड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है। अभी इसकी सरफेस पर क्या है, इसकी सरफेस पर सारे के सारे, पूरे के पूरे पार्टिकल्स जो है वो सॉल्वेंट के हैं। और यही सॉल्वेंट के पार्टिकल धीरे धीरे उड़ कर कहाँ पहुंचेंगे, ऊपर की स्पेस में जाएंगे। और ये जो ऊपर गए सॉल्वेंट पार्टिकल्स, वो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे जिसको मैं कहूँगा PA0। नॉट किस लिए लिखा, क्योंकि नॉट सर इसलिए लिख रखा है हमने क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर हम क्या है, हमें पता है कि जब किसी लिक्विड की बनने वाली वेपर उसकी ही सरफेस पर इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर बनाती है, उसी को हम प्यार से क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं हमारा वेपर प्रेशर। तो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, इसीलिए हमने क्या लिख रखा है, PA0। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग। तो देखिए, ये तो सर PA0 है। ठीक है। अब मान लीजिए इसी डब्बे के अंदर, ये हमारा डब्बा आ गया फिर से, ये वाला। अब इसी डब्बे के अंदर पहले सॉल्वेंट पार्टिकल्स अकेले थे। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मैंने ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया सॉलिड फॉर्म में। ठीक है। अब जैसे ही वो सॉल्यूट अंदर गया, अब क्या करेगा, अब उसके पार्टिकल्स अंदर जाके घुलेंगे इसके अंदर। और जैसे घुले, अब वो क्या करेंगे, तो वो अब जो यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल रह रहे थे सॉल्वेंट के, छोटे छोटे पार्टिकल सॉल्वेंट के, वो पार्टिकल की जगह खुद लेंगे, बड़े बड़े पार्टिकल्स।
देखिए जो छोटे पार्टिकल्स थे वो कौन थे, ये छोटे पार्टिकल्स, इधर मैं वाइट मार्कर से लिख रहा हूँ, देखिए छोटे पार्टिकल्स ये थे हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट, और ये रेड वाले जो है वो है हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड कर लिया, किसका, हमारा जो लिक्विड था, जो भी सॉल्वेंट था, जो वोलेटाइल था, जो उड़ रहा था उसका। अब होगा क्या, क्योंकि हमारे वेपर प्रेशर के अंदर सरफेस पार्टिकल ही इवापोरेट हो रहे थे, तो यहाँ से जो रेट ऑफ इवापोरेशन था वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ solute particles on the surface of solution reduces or decrease rate of evaporation, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा इवापोरेशन का रेट डिक्रीज कर जा रहा है। अब अगर इवापोरेशन का रेट डिक्रीज कर गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो प्रेशर पी ए नॉट पहले था, अब वो प्रेशर पी ए नॉट से चेंज होकर कुछ पी एस हो जाएगा, या फिर पी लिख लो, जो तुम लिखना चाहो वो। पी ए नॉट नहीं है अब, क्योंकि सॉल्वेंट अकेला नहीं है, उसकी जगह किसने रोक ली है, हमारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की। अच्छा एक चीज और याद रखना, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हो गए वो ज्यादा बड़े हो गए, सॉल्यूट पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट पार्टिकल साइज। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, पार्टिकल साइज, सॉल्यूट पार्टिकल बड़े होते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल से। तो अब जो सॉल्यूट है उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है जो हमारी सरफेस थी उसका। अब हो क्या रहा है, रेट कम हो जा रहा है, इवापोरेशन का रेट कम हो जा रहा है और यही यही कारणवश हमारा जो सोल्यूशन का प्रेशर था, अब वो पी एस को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, लिखता हूं मैं साइड में, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ we can say that the total pressure of solution will be given as PA plus PB, यानी कि according to Raoult's law the vapor pressure of solution is given by the sum of the individual partial pressure of two or more, जितने लिए जाए उतने number of components present in a solution. According to Raoult's law, solution's vapor pressure is given by the sum of two components of two or more components of particles इन द सोल्यूशन, यानी कि जो सोल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनके वेपर प्रेशर का सम ही क्या कहलाएगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। चलिए सर ये तो हम पढ़ रखे हैं, और एक और चीज पढ़ रखे हो, क्या पढ़ रखे हैं कि सर पी ए जो होगा, यानी कि कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर जो होगा वो पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई काई बी हो, काई ए होगा। और ये काई ए क्या है, तो हमें पता है सर ये काई ए कुछ नहीं है, ये इस लिक्विड में प्रेजेंट रहने वाले ए का मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, और पीबी के लिए क्या लिखा था सर जी, पीबी के लिए हमने लिखा था पीबी नॉट काई बी। जी ओके डन। तो हमारा पी ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा, तो पी ऑफ सोल्यूशन आएगा पी ए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी। अब यहाँ से आएगा एक ट्विस्ट, देखिए ध्यान से। अब जो हमारा सॉल्यूट जो डाला गया है वो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल यानी वो उड़ ही नहीं सकता। अगर वो उड़ नहीं सकता तो फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, चलिए थोड़ा ऊपर करके लिखे, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
as we know it does not evaporate, hence we can say that PB naught will equal to 0. PB naught equal to 0. And if this is true, that means our equation changed into this form, like PA naught chi A, and due to PB naught is equal to 0, hence this term become equal to 0. क्योंकि पीबी नॉट ही जीरो है, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया सर जी। तो अगर ये वाला टर्म जीरो हो गया तो हमारा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, तो वो आएगा पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए के इक्वल। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें एक चीज पता है, क्या पता है, चलिए एज्यूम करते हैं, एजम्पशन। ये एजम्पशन बहुत बड़ी चीज है साइंस में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम एजम्पशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखा है तो आपको पता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो था वो कोई भी समझा नहीं पा रहा था, किसी भी क्लासिकल मीन्स से आप समझा ही नहीं पाते थे कि ब्लैक बॉडी का कर्व ऐसा क्यों बन रहा है। तो एक साइंटिस्ट था पागल सा, मैक्स प्लांक, उसने क्या किया था, तो उसने एक छोटा सा अजम्पशन लगाया था कि लाइट को हम जो वेव मान रहे हैं वो गलत है। एक्चुअल में लाइट का एब्जॉर्प्शन और लाइट का एमिशन इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा होता है या फिर क्वांटम होता है। ठीक है, क्वांटा प्लूरल है, क्वांटम सिंगुलर वर्ब। तो क्वांटम के फॉर्म में लाइट का एब्जॉर्प्शन और एमिशन होता है। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, हो पाई है, कि लाइट के पास डुअल नेचर कैसे है और लाइट ऐसा क्या करती है कि अपने पास डुअल नेचर रखती है। तो ये एक एजम्पशन हम भी यूज कर लेते हैं क्योंकि साइंस एजम्पशन से चलता है। एज वी नो काई ए इज ऑलवेज लेस देन वन, क्योंकि दो चीजें मिला दी है तो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू वन। तो काई ए तो एक से कम ही होने वाला है, ऑलवेज लेस देन वन। एंड इफ इट इज ट्रू देन पी, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, कि हमारा काई ए इज लेस देन वन, हैंस हमारा पी ऑफ एस यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑल्सो स्मॉलर देन पी ए नॉट। नहीं समझ आ रहा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। पहले जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे उनकी वजह से वेपर प्रेशर था, यहाँ पे सारा का सारा सॉल्वेंट भरा पड़ा था। अब जैसे ही आपने सॉल्यूशन बनाया यानी कि बाहर से सॉल्यूट को अंदर आने दिया, अब क्या होगा, अब जैसे ही सॉल्यूट अंदर आया, अब जो वेपर प्रेशर पी ए नॉट था वो बदलकर पी एस हो गया। तो यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल काई ए थे जो एक के बराबर थी क्योंकि अकेला था, यहाँ पे काई ए प्लस काई बी एक के इक्वल हो गया, यानी काई ए लेस देन वन हो गया। और अगर काई ए लेस देन वन हो गया तो पी ए नॉट ग्रेटर देन पी एस ही आएगा, क्योंकि दूसरे वाले का तो वोलेटाइल है ही नहीं, दूसरा वाला सॉल्यूशन हमारा वोलेटाइल ही नहीं है। तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो तो प्रेजेंट ही नहीं, यानी कि जो वेपर प्रेशर है पी एस वो पी ए नॉट से कम आना चाहिए। अब जो पी ए है हमारा, पी एस जो है सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, अगर वो कम आया तो हम ये लिख सकते हैं क्या, कि हम सर जी ये लिख सकते हैं कि डेल्टा डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी एस। ये लिख सकते हैं जी, बिल्कुल आराम से कोई भी शख्स लिख सकता है कि डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ऑफ एस लिख दिया गलती से, पी ए सॉरी, पी ऑफ एस की जगह पे यहाँ पे आएगा पी ए। तो डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए के इक्वल, और पी ए बराबर आप जानते हो। अच्छा ये पी ए क्यों ले रखा है, देखिए डेल्टा पी ए क्या है, चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज गिवन बाय द पी ए नॉट विच इज ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन देयर प्योर फॉर्म। एंड उसमें से हम घटा दे रहे हैं हमारा पी ए का
वेपर प्रेशर, ये पीए वेपर प्रेशर कब का है, जब सॉल्यूशन बना है तब का। ये बड़ा है, इसमें से ये छोटे वाला घटा दे रहा हो, तो ये आएगा पीए नॉट माइनस, अब पीए के फॉर्म को हम चेंज कर रहे हैं। पीए बराबर हम क्या लिखते हैं सर, पीए बराबर हम लिखते थे पीए नॉट का ये, लिख दीजिए सर पीए नॉट का ये, पीए नॉट काई ए। और ये जो पीए नॉट काई ए है, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अब जो हमारे पास काई ए जो है, काई ए कहाँ गया, काई ये एरिया, काई ए जो है प्लस काई बी जो है वो इक्वल होता है एक के। अगर ये दोनों इक्वल एक के, तो काई ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, काई ए इज इक्वल टू 1 - काई बी। इफ वी substitute this equation into this, then PA naught will equal to minus of PA naught into 1 - chi b। डन। अब PA नॉट को, अब PA नॉट जो है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आएगा PA नॉट माइनस 1 - काई बी, 1 - काई बी। अब देखिएगा ध्यान से, अब जो हमारा मैं गलती यहाँ पे की ना हमने, ठीक है ठीक है, यहाँ से काई ए को सिर्फ पीए नॉट को कॉमन निकालना है, गलती की है। चलिए फिर से, जो हमारा पीए नॉट माइनस पीए नॉट का ये है, उसमें से पीए नॉट को कॉमन निकाल लिया, तो अब इधर क्या बचा, तो इधर इसके साथ पीए नॉट लगा था, ठीक है, वहाँ से निकाल लिया, तो ये बचा 1 - काई ए, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये हो गया हमारा 1 - काई ए, जो कि इक्वल आएगा काई बी के। तो हमारे पास डेल्टा पी ए किसके इक्वल आया, पी ए नॉट काई बी के। डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई बी। अच्छा, गलती से मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था, अब आप फिर से देखिए समझिए। डेल्टा पी ए जो है, चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू पी ए नॉट, फॉर्म प्योर फॉर्म में रहने वाले वेपर का, प्योर फॉर्म में रहने वाले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी ए नॉट माइनस सॉल्यूशन के अंदर रहने वाले कंपोनेंट पी ए का वेपर प्रेशर। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट का ये लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ से पी ए नॉट को कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, 1 - काई ए, और पी ए नॉट को मैंने कॉमन बाहर ले लिया। पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 - काई ए, 1 - काई ए किसके इक्वल, काई बी के इक्वल। तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई बी। और ये जो है, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखिएगा ध्यान से, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कोई बोले कि ये जो डेल्टा पी ए निकाला क्या यही है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो नहीं है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, और ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सॉल्यूट पर, ना के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। तो ये जो है ये रिलेटिव लोअरिंग नहीं है, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है। अब यहाँ से पी ए नॉट को इस तरफ भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इज इक्वल टू काई बी के इक्वल। और ये जो डेल्टा पी ए है, इसके बराबर हमने क्या लिखा, पी ए नॉट माइनस पी ए। तो डेल्टा पी ए इज इक्वल टू, मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, पी ए नॉट माइनस पी ए। ये डेल्टा पी ए इज इक्वल टू हमने ऊपर लिख रखा है, फिर भी इधर लिख रहा हूँ पी ए नॉट माइनस पी ए। अगर इसको इधर सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पर कैसे इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग, देखिए समझिए, ये है प्योर फॉर्म में रहने वाले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और ये है चेंज इन वेपर प्रेशर, यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
lowering in vapor pressure relative to pure solvent vapor pressure is called relative lowering in vapor pressure। और ये है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो पी ए है, जो पी ए है वही हमारा पी एस है, क्योंकि पी बी तो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे पी ए की जगह पे मैं पी एस सब्सटीट्यूट कर दूँ तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बनेगा, पी ए नॉट माइनस पी एस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू काई बी के इक्वल। और ये भी ये यही वाला फॉर्मूला है, बस मैंने चेंज कर दिया पी ए, क्योंकि ये हमें पता है कि जब ए कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन में जाएगा तो वो जो वेपर प्रेशर बनाएगा वो है, और वही डिपेंड करेगा, वही जो है वो डिसाइड करेगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो पी ए इक्वल टू पी एस यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। अच्छा, काई बी को आप जानते हैं, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट करके लिख रहा हूँ, पी ए नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट इज इक्वल टू काई बी, यानी कि मोल्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। if we use moles of B is equal to WB weight of B divided by molar weight of B, then we know by substituting this into this formula, we will get another form like Pa naught minus Ps upon Pa naught is equal to Nb means Wb upon Mb. As we know, if Nb equal to Wb upon Mb, then Na is also equal to same, Na is equal to Wa weight of A divided by weight of A divided by molar weight of A. And as we substitute this into this formula, Ma plus Wb upon Mb. Now let us take one more assumption। तो हमें एक और assumption का यूज करना है, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो हमारा एन ए वो बहुत बड़ा होगा एन बी से, यानी कि ये फ्रैक्शन ऑफ वेट ऑफ ए अपॉन में मोलर वेट ऑफ ए इज फार 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 ग्रेटर देन फ्रैक्शन ऑफ वेट ऑफ बी अपॉन में मोलर वेट ऑफ बी के। यानी कि यहाँ पे इस टर्म को हम कर सकते हैं नेग्लेक्ट, तो ये आएगा हमारा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। देखिए यहाँ पे ये डिवाइड में है डब्ल्यू ए, यानी कि यहाँ आएगा डिवाइड में डब्ल्यू ए, और ये डिवाइड के डिवाइड में यानी ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाइड में, यानी मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा एम ए के इक्वल। तो यहाँ से आ गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला। देखिए इन फॉर्म ऑफ वेट एंड मोलर वेट। देखिए अब इसका यूज क्या है, यूज ऑफ आर एल वी पी। तो आर एल वी पी का ज़्यादातर एक ही यूज़ है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जितनी है उनका मोस्ट ऑफ द केसेस ओनली वन यूज़। और वो यूज़ क्या है, वो यूज़ है टू डिटरमाइन मोलार वेट ऑफ अननोन, टू डिटरमाइन मोलार वेट ऑफ टू डिटरमाइन मोलार वेट ऑफ unknown to determine molar weight of unknown non-volatile solute। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैंने एजम की है, क्या कि दिस फॉर्मूला दिस फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर
नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, सॉरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ जो सॉल्यूट अंदर पानी में या फिर कोई भी सॉल्वेंट में घुल रहा है वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है, एसोसिएट नहीं हो रहा है। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा तो ये फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो हम बाद में करेंगे, बाद के लेक्चर्स में हम ये करेंगे, इसको फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अच्छा, तो ये आ गया इसका यूज। और अच्छा ये देखिए मैंने बोला कि डिटरमाइन मोलर वेट ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो मोलर वेट ऑफ अननोन एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू एम बी। एम बी को उस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ लेकर आ जाओ, तो ये आएगा एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू में एम ए अपॉन में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को आर एल वी पी लिख दूँ। अब आप समझ गए हो कि ये पूरी टर्म की बात कर रहा हूँ, ये है हमारा आर एल वी पी, इसके मल्टीप्लाई में आएगा डब्ल्यू ए। यहाँ से आप मोलर वेट निकाल सकते हो किसी भी अननोन सॉल्यूट का जो हमने डिजोल्व कर रखा है। अब देखिए सर जी ये तो बहुत अच्छा है, अब हम करने क्या जा रहे हैं, तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला जो है ये रिलेटिव लोअरिंग, अगर आपको बोला जाए रिलेटिव लोअरिंग फाइंड करे तो ये फाइंड करना है। अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग का एग्जैक्ट जो वैल्यू है, एग्जैक्ट फॉर एग्जैक्ट, ये एडवांस के लिए और नीट के लिए बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर एल वी पी वी यूज पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल टू काई बी। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिसमें हम किसके रिलेटिव में वेपर प्रेशर निकाल, चेंज इन वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं, तो विथ रिलेटिव टू सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर। एंड फॉर your kind of information, this is this is not RLVP, याद रखना दिस इज नॉट RLVP, ये RLVP नहीं है, फिर भी इसका यूज किया जाता है एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए RLVP का। ठीक है, इस फॉर्मूला से निकालोगे तो कुछ वैल्यू ये वाले फॉर्मूला से, अगर आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं पूछा तो ये फॉर्मूला से थोड़ा वैल्यू थोड़ा इधर उधर होगा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा RLVP। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है या फिर किसी को अपना कोई सजेशन देना है या फिर कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में जेंटल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही आने वाले जो सीरीज़ है, आने वाले लेक्चर्स है वो देखते रहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम सीखने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।